अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। गुलाब की उन्नत खेती पर एक सफल किसान का अनुभव, अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु ब्रॉयलर मुर्गियों के पालन पर जानकारी, मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसानों को सलाह। फूलों की खेती में गुलाब का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी मांग प्रदेश में वर्ष भर बनी रहती है। और इसी मांग के चलते प्रदेश के बहुत से किसान गुलाब की खेती करने लगे हैं। अतः हमारे जो भी किसान भाई इसकी उन्नत तकनीक से खेती करना चाहते हैं, तो वो इसकी खेती करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में अपने अनुभवों को आपके बीच साझा कर रहे हैं ग्राम भारू, विकासखंड बिधुनू, जिला कानपुर के सफल किसान जय नारायण सिंह। किसान भाइयों, मैं गुलाब की खेती करता हूं और व्यापक पैमाने पर करता हूं। और मेरी इस गुलाब खेती को देखकर मेरे बुंदेलखंड के जो रिश्तेदार हैं, यहाँ भी लोगों ने गुलाब की खेती करना प्रारंभ कर दिया है और बड़े पैमाने पर भी खेती वहाँ होने लगी है। हमारे जनपद कानपुर नगर में करीब 2000 हेक्टेयर भूमि पर, हमारे कानपुर जनपद में 10 ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक में ये गुलाब की खेती। गुलाब हमारे यहाँ 2 प्रकार का होता है, एक कटरोज होता है और एक देसी कलकतिया गुलाब होता है। कटरोज की खेती हमारे चौबेपुर ब्लॉक में होती है, कहीं कहीं यदा कदा किसान कर रहे, लेकिन ये जो कलकतिया गुलाब की जो खेती हमारी देसी गुलाब की है, इसमें आय बहुत अच्छी होती है और इसमें प्रतिदिन फूल निकलता है। इसकी खेती हमारे किसान बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जय नारायण सिंह 5 एकड़ में गुलाब की खेती करके साल में 8 लाख रुपए कमाते हैं। खेती करने और इसे लाभ का धंधा बनाने की जिद ने इनको सफलता की राह दिखाई है और प्रतिवर्ष अपनी खेती में कुछ नया करते हुए दूसरे किसानों के लिए सफलता का प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। यही नहीं, ये किसान कई पुरस्कार और प्रमुख सचिव से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब आइए किसान भाइयों, मैं आप लोगों को इसकी तकनीकी विधि बताऊं कि किस तरीके से इस गुलाब की खेती को किया जाता है। हमारे प्राय मैंने किसानों को देखा है कि अपने खेतों में एक अगहनी राही बो देते हैं, तुइया बो देते हैं, क्रांति बो देते हैं और ये हमारी नवंबर दिसंबर में कट जाती है। नवंबर दिसंबर में कट जाने के बाद, क्योंकि गुलाब लगाने का उचित समय 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ही है, इसकी लगाने की विधि है उसको इतनी गहरी जुताई करावें कि हमारा कम से कम 1-1 फुट गहराई जुताई हो जाए। इसके बाद हम उसको करीब 36-36 इंच 3-3 फुट की दूरी पर एक लाइन बनाते हैं रस्सी रख करके। पौध से पौध की दूरी 3 फुट, लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट दूरी पर गड्ढे खोद लेते हैं और उन गड्ढों में अपनी बर्मी कंपोस्ट, नेडअप कंपोस्ट या ऐसे ये जो खाद आती है हमारी जैविक खादें, इनको उस गड्ढे में मैं डालता हूँ। प्रायः ये देखा गया है कि खेतों में दीमक लगती है, तो किसान भाइयों दीमक के लिए कृषि रक्षा इकाई में नाना प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, जैसे 410G है, इसको आप ले लें और 20-20 ग्राम प्रत्येक गड्ढे में 410G दवा डाल दें। इसके बाद उसमें हम गोबर की खाद डाल देते हैं, ये बर्मी कंपोस्ट है या जैविक खाद कोई है
या हमारी नेटिव कंपोस्ट है, इसको डाल देता हूँ। और एक मिश्रण हमारा आता है सुपर फास्फेट, पोटास और यूरिया। इन तीनों का मिश्रण मिला करके हम उसमें 200-200 ग्राम प्रत्येक गड्ढे में खाद डाल देते हैं। खाद के बाद हम पौध, एक हमारी कलम आती है और एक हमारी इसी ये जैसे पौध आप लोग देख रहे हैं, इस पौध को काट देते हैं। इसके नीचे जड़ निकलती है और जड़ जब निकलती है, जड़ को 2 भागों में फाड़ देते हैं। इसके बाद उस जड़ को उस गड्ढे में लगा देते हैं। तो जब ये जड़ लगाते हैं तो ये जड़ मरती नहीं है और ये पूरी 100% तैयार हो जाती है। और यदि हम कलम लगाते हैं तो कलम में एक छोटा सा पौधा आता है जिसमें 2-3 जड़ें होती हैं बाल जैसी। यदि मैं उनको लगाता हूँ तो हमारे नए किसान प्रायः उसकी तकनीक को नहीं जानकारी कर पाते और ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए वो 30% 35% पौध मर जाती है। जैसे अभी हम आपको दिखावें, इस खेत में एक जैसे वो पेड़ मर गया, इस जगह खाली हो गई, ऐसी जगह जो है खाली हो जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले अगर नए किसान करना है आपको तो इसकी जड़ लगावें हम, तो जड़ से हमें पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद लगाने के बाद हम इसमें पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद 15 दिन बाद मैं खेत में आता हूँ, देखता हूँ अगर दराज पड़ जाती है तो दोबारा पानी लगा देता हूँ। इसी प्रकार 15-15, 20-20 दिन के अंतराल में पानी लगाने के बाद जब इसमें किल्ले निकल आते हैं, किल्ले निकलने के बाद जागरूक जो हमारे मजदूर होते हैं निकाई गुड़ाई करने वाले, उन किसानों से, क्योंकि उनको जानकारी होती है कि पेड़ के किनारे खुरपी न जाए। यदि पेड़ हिल जाता है तो पेड़ में गैस चली जाती है, फिर पेड़ वो मर जाता है। हवा न जाने पावे, हवा जो ऑक्सीजन पेड़ अपने द्वारा ले रहा है उतनी ही ऑक्सीजन उसमें पहुंचना चाहिए। हमारे कानपुर तहसील में 20 बिस्वा का बीघा होता है, तो मैं अपने कानपुर तहसील की 20 बिस्वा के बीघा के हिसाब से मैं बताता हूँ लागत। एक बीघा में 2750, 2750 गड्ढे खोदेंगे, 2750 पौध लगती है। जिस पौध की कीमत 2 रुपये होती है तो 27 दूना 54, 5500 रुपये एक बार में पौध की लागत आती है। और इसके बाद हमारी जो कंपोस्ट खाद पड़ती है उसकी लागत 2000 हो गई और हमारे मजदूर की जो है लागत है वो भी 2000 हो गई। कुल मिलाकर के हमारे एक बीघा में 11 या 12 हज़ार रुपये लागत एक बार आती है। और एक बीघा में जब एक बार मैं लगाता हूँ तो उस खेत में करीब 10 साल 15 साल बराबर वो फसल चलती है। अंतर इतना होता है कि किसान को प्रत्येक तीसरे वर्ष उसकी कटाई की जाती है। जब कटाई कर देते हैं, कटाई करने के बाद उसकी जड़ें खोल देते हैं और उसमें पुनः गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद डाल देते हैं। डालने के बाद हमारी 2 महीने के अंदर फिर वो खेत फसल देने लगता है। इस प्रकार से हमारा ये गुलाब का खेत 1 बीघा या 1 एकड़ यानी 40 बिस्वा में प्रत्येक वर्ष 1,20,000 रुपये की हम लोगों की शुद्ध आय है खर्च निकाल करके। और प्रतिदिन निकलता है, कभी हमारा गुलाब 30 रुपये किलो बिकता है तो कभी हमारा गुलाब 300 रुपये किलो बिकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और चलिए अब बढ़ लेते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई मुर्गी पालन के अंतर्गत लेयर और ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन करते हैं और इससे अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। और इसी के तहत हमारे जो किसान भाई मांस उत्पादन हेतु ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं, वो इस व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए किस तरह से करें इनका पालन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर अनिल यादव। ब्रॉयलर व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कम समय में कम जगह पर कम लागत लगाकर बहुत अच्छा पैसा दे देता है। और इसको हम लगभग 1.5 महीने की एक बैच में हम इसको तैयार करके इसे व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। साथ ही साथ इससे हम 1.5 महीने की कम समय में हम इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक समावेश इसमें ब्रॉयलर फार्मिंग में होता जा रहा है, वैसे वैसे ये ब्रॉयलर व्यवसाय अत्यंत ही लाभकारी होता जा रहा है। ब्रॉयलर व्यवसाय शुरू करते समय हमें जो सबसे पहले ध्यान देना होता है वो उसके लिए स्थान के चुनाव की बात होती है। एक वयस्क ब्रॉयलर पक्षी को 1 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता होती है। तो यदि एक किसान भाई यदि हमारे 500 ब्रॉयलर पक्षी के साथ में काम करना चाहते हैं तो निश्चित ही उनको 500 स्क्वायर फीट ज़मीन की आवश्यकता होगी। तो ब्रॉयलर चूजे खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए
ब्रॉयलर चूजे हमें एक ऐसी हैचरी से प्राप्त करनी चाहिए जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, या उसके जो उत्पाद हैं जो हमें चूजे प्राप्त होते हैं वो एक विश्वसनीय हो, जिससे हमारे जो ब्रॉयलर चूजे हैं उनकी वृद्धि अच्छी हो सके और उनको हम कम समय में तैयार करके मार्केट में बेच भी सकें। ब्रॉयलर चूजों को लाने से पूर्व हमें अपने फार्म पे ब्रूडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ती है, जिसको कि हम ब्रूडर हाउस कहते हैं। इसमें हमें उसकी पूरी ब्रूडिंग इकाई को ब्रॉयलर चूजों के लाने से लगभग एक दिन पूर्व उसे सुचारू रूप से हमें चाला देना चाहिए। ब्रॉयलर पक्षी को लाने से लगभग 10 दिन पूर्व इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जिन ब्रूडर घरों में ब्रॉयलर के चूजों को रखा जाना होता है वहाँ की साफ़ सफाई, उसमें करीब 1.5 से 2 फीट तक चूने से उसकी पुताई, साथ ही साथ ऐसे जगह जहाँ पर दरार इत्यादि हों उनको पूर्ण रूप से भरने के पश्चात वहाँ की चूने से उसकी पुताई कर देनी चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार के जीवाणु कीटाणु हों वो वहाँ पे नष्ट हो जाएं। इसके साथ ही उसकी जो ब्रूडिंग इकाई से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट हैं उसको भी हमें उनकी साफ़ सफाई कर देनी चाहिए, जैसे कि ब्रूडर गार्ड, ब्रूडर कैनोपी जो होती है इसकी साफ़ सफाई हमें पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ जिन दानों या पानी के बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं उनकी भी साफ़ सफाई हमें चूजों को लाने से पूर्व में कर लेना चाहिए। इसके पश्चात चूजों को लाने से लगभग 2 दिन पूर्व ब्रूडर इकाई की पूरी तैयारी करने के उपरांत उसको एयर टाइट कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें हम उसकी फ्यूमिगेशन की प्रोसेस जो होती है उसको हम उसमें उपयोग में लाते हैं, जिससे सारा सामान सब व्यवस्थित करने के पश्चात उसको हम एक रात फ्यूमिगेशन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे उसके अंदर उत्पन्न किसी प्रकार के विषाणु या जीवाणु की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। चूजों को लाने से लगभग गर्मी के दिनों में लगभग 5 से 6 घंटे पूर्व ब्रूडर का टेम्परेचर उनकी आवश्यकता के अनुसार उसको मेंटेन कर देना चाहिए। चूजों को ब्रूडर इकाई में सर्वप्रथम हमें उनको जहाँ पे ब्रूडर गार्ड के साथ में हम कैनोपी लगाते हैं उस एरिया में लीटर के ऊपर हमें पेपर बिछाकर चूजों को रखना चाहिए। और शुरुआती दौर में जो उनकी जो फीड है, चूजों को लाने के लगभग 10 से 12 घंटे तक उनको फीड नहीं दिया जाता है, उसमें उनको गुड़ का पानी मिला के उनको दिया जाता है, ताकि उनको जो लाने में उनके ऊपर किसी प्रकार का स्ट्रेस या दबाव हो वो किसी तरीके से हम उसको रिमूव कर सकें। और ये गुड़ का पानी उनको स्ट्रेस रिमूव करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। साथ ही साथ हमें जो पहला दाना उनको देते हैं वो करीब हम 14 से 16 घंटे के पश्चात हम उनको दाना देते हैं। प्रथम जो दाना होता है जिसको कि हम ब्रॉयलर स्टार्टर राशन कहते हैं। ब्रॉयलर स्टार्टर राशन में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो लगभग 20% तक होती है और उसमें जो कैलोरी की मात्रा होती है वो 2900 किलो कैलोरी तक होती है। ये हम जो राशन देते हैं ये 0 दिन यानी प्रथम दिन जिस दिन हम ब्रॉयलर को लेके आते हैं उस दिन से लेकर 21 दिन तक देते हैं। जो ब्रॉयलर स्टार्टर राशन होता है ये प्रथम बार जब हम इसको चूजे को जब ये दाना देते हैं तो पेपर पर बिखेर कर देते हैं, उनको उस पर छिड़क कर देते हैं, जिससे कि जो चूजे हैं उनके अंदर दाना प्राप्त करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाए। तत्पश्चात 4 से 5 दिन के पश्चात पेपर को वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको फिर जो दाना दिया जाता है वो उसके दाना देने वाले बर्तन में ही दिया जाता है। तत्पश्चात जो हम दूसरा राशन देते हैं वो राशन ब्रॉयलर फिनिशर राशन कहा जाता है, जिसको कि हम 22वें दिन से जब तक कि हम बाजार में उन ब्रॉयलर को बेच नहीं देते हैं तब तक हम उनको देते हैं। ब्रॉयलर फिनिशर राशन जो होता है इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लगभग प्रोटीन की मात्रा 19 से 20% तक होती है और जो कैलोरी की मात्रा होती है, एनर्जी की जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो इसमें लगभग 3000 से 3100 किलो कैलोरी तक इसकी मात्रा होती है। पहले 4 सप्ताह तक आयु वाले ब्रायलर को स्टार्टर दाना दें, फिर धीरे धीरे ब्रायलर स्टार्टर के दाने को बदलकर ब्रायलर फिनिशर दाना दें। दाने के साथ साथ विटामिन, खनिज पदार्थ, कॉक्सीडिपोस्टेट, लिवर उत्तेजक तथा कुछ वजन बढ़ाने वाली दवाइयाँ कुक्कुट विशेषज्ञ की सलाह से मिलाएं। FCR एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जिसको कि हिंदी में हम खाद्य रूपांतरण अनुपात कहते हैं, यानी कितना दाना खा के हमारा पक्षी कितना वजन दे रहा है। तो सामान्य रूप से जो ब्रॉयलर पक्षियों के लिए रिकमेंडेशन की गई है उसमें जो FCR है वो 1.9 से 2 किलो के बीच में होना चाहिए। आगे यदि ये FCR का जो अनुपात है ये इससे बढ़ता है तो निश्चित ही वो हमारे जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। सामान्य रूप से जो दाने का बर्तन और पानी का बर्तन होता है वो एक बर्तन 50 चूजों के लिए पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास 200 चूजे हैं तो 200 चूजों के लिए करीब 4 दाने के बर्तन और 4 पानी के बर्तन की आवश्यकता होती है। इसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि हमें अपने ब्रॉयलर पक्षियों में वैक्सीनेशन शेड्यूल जो कि टीकाकरण की जो पद्धति है उसको जरूर अपनाना चाहिए। नियमित रूप से टीकाकरण समय समय पर हमें करना चाहिए। आजकल सामान्य रूप से जो जिस हैचरी से हम चूजे प्राप्त करते हैं हैचरी से ही प्रथम 2 टीके जो होते हैं वो लगकर हमें चूजे दिए जाते हैं। यदि पहले से ही उसमें टीके लगे हुए हैं तो ऐसे में हमारे पास केवल 12 से 14 दिन में गंबोरो, इसके पश्चात जो दूसरा टीका जो हम लगाते हैं वो लगभग 22 से 24 दिन पे जो रानीखेत के लिए लासोता का टीका लगाया जाता है उसकी ही आवश्यकता रह जाती है।
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा ब्रॉयलर पक्षी है, जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है, अनेक प्रकार के अनुसंधानों से भी पता चल रहा है कि लगभग एक ब्रॉयलर पक्षी को कम से कम 26 से 28 दिन के बीच में 1 किलो वजन प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि हमारा ब्रॉयलर पक्षी 26 से 28 दिन में 1 किलो वजन नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो इसका मतलब या तो हमारे फीड में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है या फिर हमारे प्रबंधन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी रह गई। तो सामान्य रूप से एक ब्रॉयलर पक्षी को 27 से 28 दिन के अंदर 1 किलो वजन प्राप्त कर लेना चाहिए। जब बाजार व्यवस्था की बात आती है, मोटे मोटे तौर पे यदि हम देखें तो जब बाजार में हम ब्रॉयलर को बेचते हैं अन्यथा हमें 8 से 10 रुपये पर केजी पर किलोग्राम ब्रॉयलर से आय की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ यदि हम देखें, चूँकि ब्रॉयलर एक ऐसा पक्षी है जहाँ पे हमें इसके मांस या मांस के रूप में बेचने में हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और सस्ता होने के कारण बाजार में इसकी मांग भी अधिक रहती है। तो निश्चित ही किसी भी मौसम में यदि हम इसको तैयार करके बेचते हैं तो हमें इससे आय प्राप्त होता है। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो मौसम के अनुसार ही प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह का संभावित मौसम गेहूं की समय से बोई फसल के पकने में सहायक रहेगा। नवंबर माह के प्रथम पखवाड़े में बोई गेहूं की जिन प्रजातियों की फसल की बालियों में दाने बनकर परिपक्व हो गए हों, उसमें इस सप्ताह सिंचाई रोक दें। दिन के तापमानों में संभावित वृद्धि एवं अधिकतर पश्चिम दिशा से हवा बहने के कारण बालियां निकलने एवं दुधिया अवस्था की फसल में इस सप्ताह हल्की सिंचाई सायं के समय उस समय करें जब हवा कम गति की हो। देर से बोई बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें, जिससे फसल में बालियां एक साथ निकल आएं। तापमानों में संभावित वृद्धि एवं हल्के बादल छाए रहने के कारण गेहूं की कुछ किस्मों की फसल में झुलसा रोग लग सकता है। पहचान हेतु देख लें कि इस रोग के प्रभाव में फसल की निचली पत्तियों में कुछ पीले तथा कुछ बुरापन लिए हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में किनारों पर कथई भूरे तथा बीच में हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। अतः फसल में बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की जिस फसल में ये लक्षण फसल में प्रतीत हों, उस फसल में 25 ईसी प्रोपिकोनाजोल अर्थात टिल्ट की 200 मिलीलीटर मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से दोपहर में छिड़काव करें। स्वस्थ फसल में छिड़काव कदापि न करें। गेहूं का बीज तैयार करने के इच्छुक किसान भाई खड़ी फसल में रोगिंग करें। तापमानों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर किसान भाई मूंग, उड़द एवं लोबिया की बुआई इस सप्ताह अवश्य समाप्त कर लें। पहले बोई ये फसलें यदि 15 से 20 दिनों की हो गई हों तथा यदि खेत में कम पानी के कारण बीज का जमाव कम हुआ हो तब सिंचाई करें तथा ऊट आने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रित करें। घने पौधों को निकालकर पौधों के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी नियंत्रित कर दें। तापमान बढ़ने से मूंग एवं उड़द की फसलों में बिहार रोमिल सूंडी, बीटल, रस चूसने वाले बग जिन्हें मक्कुड़ भी कहते हैं का प्रकोप भी हो सकता है। पहचान के लिए देख लें कि ये कीट गहरे काले या हरे रंग के होते हैं। मादा कीट पत्ती के अंदर अंडे देती है। इन कीटों का अधिक प्रकोप हो जाने पर 50 से 60% तक पैदावार में कमी आती है। अतः सलाह दी जाती है कि मूंग एवं उड़द के जिस खेत की फसल में इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे उस फसल में सुरक्षा हेतु मोनोक्रोटोफास की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पहला छिड़काव करें। चने की फसल की देखभाल करें तथा कीटों पर निगाह रखें। गन्ने की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहेगा।
अतः किसान भाई गन्ने की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की उचित मृदा नमी की दशा में इस सप्ताह बुआई जारी रखें। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम एवं तापमानों में वृद्धि होने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि पशुपालक भाई सभी प्रकार के पशुओं को दिन के समय वृक्षों के नीचे छायादार जगह में बांधें, बैठने का स्थान बदलते रहें तथा नियमित सफाई करें। दिन में स्वच्छ एवं ताजा पानी पिलाएं तथा संतुलित आहार खिलाएं। संभावित बढ़ते तापमान के मद्देनजर मुर्गी पालक भाई मुर्गी आहार में ऊर्जा की मात्रा मूल स्तर पर कर दें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिलासपुर, जिला सहारनपुर के कृषक सतनलाल सैनी ने। यह तोरई की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सतनलाल सैनी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सब्जियों की बात की जाए तो गर्मा का सीजन शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है आप नेनुआ की खेती कर सकते हैं। जो वातावरण में तापमान है वो कहीं न कहीं बढ़ा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आ चुका है, तो ये तापमान कहीं न कहीं नेनुआ की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। नेनुआ की खेती के लिए जो हमारे यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है ये भी उपयुक्त है, इसलिए कहीं भी ये असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम इस मिट्टी में खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि खेत की तैयारी किस तरीके से की जाए। तो खेत की तैयारी के लिए पहली जो जुताई है वो हम डिस्क हैरो से करते हैं। उसके बाद अगली जो जुताई करनी चाहिए वो 9-10 कल्टीवेटर, जिसको नौफारा कहते हैं हम, उससे करना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं जिससे कि खेत में जल जमाव की स्थिति न बने। कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है किसान भाई, वो तकरीबन 150 से 200 क्विंटल कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपोस्ट को जब आप खेत की जुताई शुरू कर रहे हैं उसी वक्त में उस खेत में मिला देना चाहिए। खादों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, स्फुर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, तुरई की बुआई करने से पहले आपको तुरई के उन्नतशील किस्मों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा उत्पादन का आधार उन्नतशील किस्मों पर ही टिका है। तो आप तुरई की कौन कौन से किस्मों का चुनाव करें, आइए जानते हैं। जो किस्में हैं किसान बंधु, उनमें प्रमुखता से राजेंद्र नेनुआ 1, पूसा चिकनी एवं पूसा सुप्रिया का नाम आता है। इन किस्मों के जो बीज हैं उनके 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर खेत बुआई के लिए। तो आप बीज किसी न किसी प्रमाणिक संस्थान से लें। उसके बाद जो है आप जहां से भी बीज लें तो उस बीज की रसीद अवश्य लें जिसमें क्लियर लिखा होना चाहिए कि आपने अमुक किस्म की इतने बीज आपने खरीदी है, आपने इतने रुपए दिए हैं। खेत की तैयारी एवं प्रजातियों के चयन के बाद अब बात करते हैं बीज उपचार की, क्योंकि फसल को भूमिगत कीटों एवं रोगों से बचाने के लिए बीज का उपचार करना जरूरी होता है। तो आप थीरम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को उपचारित करें। दूरी होती है लगाने की दूरी 2 गुने 10 मीटर की दूरी पर हम नेनुआ के बीज को लगाते हैं, जिससे कि हमें सही पौध की प्राप्ति हो सके। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है
और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatai@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041925155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु लेयर मुर्गी पालन पर जानकारी। गेहूं की फसल में बालियां बनते समय सिंचाई प्रबंधन पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।